हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक बार आपका सभी का सलोनी रिक्वेस्ट में। साथियों, आज है 21 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 मई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को आपको सुबह मिलता रहेगी। जैसे कि अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। तो जैसा कि विरासत को कहाँ रखेंगे और संग्रहालय में आपको इतना मतलब ट्रिक से हमने जैसा कि हमको बताया था, याद कराया था कि जैसे कि विरासत है तो आपको याद रखना है कि 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है। अब 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाते हैं तो विरासतों को संभालना भी रखना होता है। संभाल कर रखेंगे तभी तो रहेंगी। संग्रहालय में रखते हैं तो यानी कि 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है विरासत का। तो 18 मई को बताया जा रहा है, याद रखना है आपको कि 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। हेरिटेज को कहाँ रखेंगे, संग्रहालय में रखेंगे। तो 18 मई को जैसा कि विश्व संग्रहालय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को है विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है जैसा कि, और आपको ये दोनों ही याद रखना है। ऐसे ही 22 तारीख वाला भी हमने आपको बताया था कि याद कराया था किस तरह से। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। फिर जल आया तो फिर पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी के रूप में आई, तो यानी 22 मार्च से 22 अप्रैल तो हो गया 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। फिर जब पृथ्वी आ गई तो फिर क्या हुआ कि जैव विविधता आनी शुरू होंगी। अब जैव विविधता आएगी तो बायोडाइवर्सिटी होगी, फैलेगी। तो 22 अप्रैल से 22 मई आ जाओगे तो आपको होगा 22 मई को जैव विविधता दिवस। इसी तरह जैव विविधता जैसे कि तो जीव जंतु आ गए तो खेलने का भी शौक पड़ेगा आप लोगों को। तो फिर आगे चल के क्या हुआ, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाने लगा। तो चलिए जैसे कि म्यूजियम के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। संग्रहालय जो होता है क्या कि आप जानते हो जैसे कि जो भी पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं इन सबको बचाकर रखने के लिए, यादों को बचा करके रखने के लिए, समेट के रखने के लिए संग्रहालय बनाए जाते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसा कि वस्तुएं हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो संग्रहालय जो होता है उसमें रखा जाता है। ये फ्यूचर में पास्ट की याद दिलाता रहता है। तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इज रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, ये इसकी थीम है। यह है इस बार की थीम। जैसा कि अब पहली बार बात करें तो 1978 में यह दिवस मनाया गया था। 1977 में मॉस्को में जैसा कि बता दें ICOM की महासभा में इसकी मान्यता दे दी गई थी। ICOM में चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने वाला ग्रेल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों जैसा कि नासा ने क्या हुआ है कि 2011 में, कब 2011 में एक मिशन लॉन्च किया था, ग्रेल मिशन। ग्रेल मिशन क्या था कि चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए लॉन्च किया गया था। अब विषमता कैसी, तो भाई एक साइड से देखने पर चंद्रमा जो है दूसरी तरीके से दिखता है, उसी तरह दूसरी साइड से देखने पर चंद्रमा दूसरी तरीके से दिखता है। ऐसा क्यों होता है, तो यह पता लगाने के लिए नासा ने क्या किया, ये मिशन किया था, मतलब मिशन किया था। देखिए नासा जो है नासा की स्टडी रिवील्स है किया है कि वाई द मून लुक्स सो डिफरेंट ऑन ईच साइड। तो क्यों, मतलब मून जो है, चंद्रमा है जो, वो दोनों तरफ से अलग दिखता है, डिफरेंस दिखता है। तो इसके लिए इन्होंने एमिशन किया था और यह जो है रिवेल किया हुआ है कि इसकी स्टडी में तो बताया है कि 2011 में जब कैप कैनरल से डेल्टा 2 लॉन्च किया गया था तो ग्रेविटी रिकवरी एंड इन इंटीरियर लेबोरेटरी, ये इसका पूरा नाम था जैसा कि मिशन का, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ग्रेल। ठीक है, अब ग्रेल का मतलब है तो यह तो है चंद्रमा की। अब इसमें कारण क्या बताया गया है, रिवील किया गया तो कारण भी पता होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया है कि भाई जब ये बता दे कि ये जो आंकड़े आए हैं, डाटा आए हैं, इसके मुताबिक ये जो होता है क्यों अलग अलग दिखते हैं। इसका कारण यह है कि नजदीकी और दूरवर्ती की जो भिन्नता पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव पर चंद्रमा के आंतरिक ताप की वजह से है। चंद्रमा का इंटरनल टेम्परेचर जो है और पृथ्वी का जो ग्रेविटी, ये दोनों ही वो कारण बनते हैं जिस वजह से जो चंद्रमा है अलग अलग साइड से अलग अलग दिखता है। अब इधर देखोगे कुछ और दिखेगा, जैसा कि आपको उधर से देखोगे तो आपको कुछ और दिखेगा, मतलब दोनों साइड से अलग अलग दिखता है। चंद्रमा की ये खासियत है। तो चंद्रमा की जो आंतरिक संरचना है वो ज्वालामुखी इतिहास, थर्मल विकास, इन सबको समझने में भी एक महत्वपूर्ण होने वाला है। अध्ययन हो रहा है इसका। नासा की बात करें तो अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है, जैसे सरकारी स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। बेल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में किस राज्य में मछली महोत्सव का आयोजन किया गया है।
मछली महोत्सव, यह महोत्सव जो है त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। अब मछली महोत्सव है, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कुछ समझने वाली बात तो है, जरूरत है नहीं। देखिए जैसे यहाँ क्या है, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी एंड इंटीग्रेटेड एका जो है पार्क, इन्होंने एका पार्क जो है वगैरह का भी उद्घाटन किया है। अब फिश फेस्टिवल है, इनोवेशन है, तो ये है 3 चीजें हुई। यहाँ पर त्रिपुरा के कैलाश शहर में 42.4 करोड़ रुपए से एक एक्वा पार्क जैसा कि बनाया जाएगा। त्रिपुरा है, सर्टिफिकेट, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब भी वितरित किए जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पर मत्स्य पालन की बात हो रही है, मछली महोत्सव है, यहाँ पर आयोजन किया गया है त्रिपुरा राज्य में। जैसा कि ये सब जलीय कृषि के लिए जैसा कि किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जलीय कृषि की जा रही है, जिसमें कि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। अब मछली महोत्सव ये भी एक तरीके से जलीय कृषि है, तो इसको लेकर के जैसा कि त्रिपुरा में ये आयोजन किया गया है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पंचायती राज मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह, उर्फ अगर बात करें तो लल्लन सिंह इनका नाम है। इनको 18 मई 2025 को त्रिपुरा के अगरतला में एकीकृत जल पार्क कैलाश शहर त्रिपुरा में स्थित यहाँ पर आधारशिला रखेंगे और 1 दिवसीय मछली महोत्सव का उद्घाटन होगा। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी जैसा कि अगरतला है, जिले हैं 8, यहीं पर रुद्र सागर जैसा कि कमल सागर, यहीं पर झील है, ये जो झील है, और लियोपार्ड नेशनल पार्क जो कि क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क एकमात्र है, तो कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो ये जो अपना बॉर्डर है तीन तरफ से किससे, बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। एंड मिजोरम जो कि भारतीय राज्य, इससे भी अपना बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा। असम तो ऐसा राज्य है जिससे कि जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वो सब अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, बता दें। अब हम बात करें जैसे कि यहाँ पर राइजर जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, बाइसर राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर। अब जैसे कि त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा है, त्रिपुरा के जो गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी, यहाँ के मानिक साहा यहाँ के सीएम है त्रिपुरा। हाल ही में एएसआई के द्वारा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कहाँ पर 16वीं सदी की बावली का संरक्षण किया गया। तो एएसआई ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया है, किसका, 16वीं सदी की बावली का एक संरक्षण किया हुआ है। इसका थोड़ा सा रिनोवेट किया है, जैसा कि इन्होंने अगर ये है तो राजौन की बावली जो की बात करें, ये है राजौन की बावली। अब राजौन की बावली यह बताया जाता है कि यहाँ पर क्या है कि 16वीं सदी में ये बनाई गई थी। यह महरौली में स्थित है और दिल्ली के, और वहां पर इसका जीवाणु उद्धार किया गया है, जैसा कि जीवाणु उद्धार मतलब कि एक तरीके से जैसे कि पुराना हो चुका है तो रिनोवेशन किया गया है। एएसआई के यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कि संरक्षण में है, ये अब चला गया है। उसकी बताया जाता है कि इसका जो निर्माण है 1506 में किया गया था, 1506 में किया गया था उस टाइम पर, क्योंकि लोदी के टाइम, इब्राहिम लोदी के टाइम की बात है, तो वहां पर बाद में बाबर आ गए। 1526 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया और टीसीएस फाउंडेशन का सहयोग मिला है, जिससे फंड इसके द्वारा दिया गया है और एएसआई के संरक्षण में अब ये रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी करेगा। तो जैसा कि अब नया पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात हुई है, तो ये देखो बीच गेम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, खेलो इंडिया हॉकी गेम होता है, और इसी तरह खेलो इंडिया विंटर गेम भी होता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होने लगा है, दिल्ली में हुआ इस बार अब खेलो इंडिया बीच गेम्स। ऐसे ही खेलो इंडिया स्वदेशी गेम आने वाला है, जैसा कि खेलो इंडिया के बहुत सारे गेम अभी आने वाले हैं, आने वाले समय में शुरू होंगे, क्योंकि खेलो इंडिया जो प्रोजेक्ट है ये 2018 में शुरू किया गया था और खेलो इंडिया गेम के नाम से, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होता है, जैसा कि तो खेलो इंडिया यूम गेम्स के नाम से बताएं तो सबसे पहले 2018 में इसको शुरू किया गया था। फिर सोचा गया कि इसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करते हैं, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू किया गया। फिर उसके बाद फिर खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू किया गया। तमाम तरह के खेल इसी तरह शुरू किए गए। अब ऐसे खेलों में इंडिया बीच गेम भी शुरू किया गया, जैसा कि अब बीच गेम क्या है, तो बीच पर खेले जाते हैं ये गेम्स। बीच आप सुनते हो, जैसा कि समुद्री का जो समुद्र होता है उसका जो तटीय इलाका होता है, किनारा होता है, उसे जैसे कि गोवा का बीच हो गया, ये दमन दीव का बीच हो गया, इन सब पर भी लोग खेलते हैं। उन खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ खेलो इंडिया बीच गेम्स शुरू किया गया है। पहला वाला है तो ये कहाँ होगा, दादरा और नागर हवेली दमन दीव में ये होगा, जैसा कि
अब ये अब बता दें यह 1 हो गया, क्योंकि याद रखना है पहले क्या था, पहले 9 कौन थे, केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में, यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन जब से इन दोनों को 1 कर दिया गया है तब से जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं वो अब टोटल 8 हो गए, मतलब एक कंबाइन इसमें मर्ज कर दिया गया है। अब भारत में टोटल 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। एंड पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया गया था, मतलब हटा करके उन्हें यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। पहले ये दोनों राज्य थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब यूटी है। तो 9 हो गए थे। फिर 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, फिर उसके बाद 2020 में आकर के इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो 1 ही हो गए थे, मतलब कि ये अब 8 हो गए हैं। अब टोटल संख्या है 8। तो खैर दमन और दीव की बात करें, यहाँ पर ये आयोजित होगा, जैसा कि ये हम बता दें आपको कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स होने वाला है, पहला हो रहा है, 19 मई से शुरू होगा और शुरू हो गया, जैसे यानी कि कल से शुरू हुआ, 25 मई तक चलेगा। पहला संस्करण है यह, और जो क्या बात है इसमें कि मतलब बीच और देव के बीच में ये खेला जाएगा। दमन दीव की बात हो रही है। आने वाले दिनों में खेलो इंडिया, देखो जैसे खेलो इंडिया मार्शल आर्ट गेम्स होगा, खेलो इंडिया जनजातीय गेम होंगे, एंड खेलो इंडिया स्वदेशी गेम भी होंगे। इसी तरह खेलो वाटर स्पोर्ट्स और नॉर्थ स्टेट्स खेल भी होगा। यह सब खेलो इंडिया के तहत कराए जाएंगे। अब खेलो इंडिया है, यह खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय के द्वारा आयोजित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आतंकवाद से निपटने के लिए नई दिल्ली में नए मल्टी एजेंसी सेंटर मैक का उदाहरण जैसे कि उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। यूज क्या होगा इसका, कि जितनी भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वह एक दूसरे से इनपुट करें, साझा करें, मतलब अब साझा कर सके। जैसा कि होता क्या है कि आप देखोगे, जैसे कि बहुत सारी जो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, क्रेडिट लेने के चक्कर में होड़ मच जाती है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि केस आया कोई, मान लो उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब उस पर आईबीआई अपना अलग इन्वेस्टिगेशन देगी, इसी तरह से जो रा होती है वो अपना अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब अलग अलग सब अपना कर रहे हैं। सीबीआई मान लो वो अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी तरह किसी राज्य में अगर उससे रिलेटेड कोई लिंक मिला हुआ है तो राज्य की जो कुछ पुलिस का जो कुछ टीम होती है वो भी अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मामला जो होता है अल्टीमेटली एक ही है। मतलब सब एक दूसरे से लिंक रहता है कि भाई कोई घटनाएं जो कर रहा है, जैसे जहां से हो रहा है, ये सब यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बता दे अपना भी पूरा नेटवर्क फैलाया होगा, उसके जरिए हो रहा होगा। तो क्या होता है कि अगर यह सब पुलिस जो है एक दूसरे से इनपुट साझा कर सके, अगर एक दूसरे से मिल करके अगर काम करेंगी इन्वेस्टिगेशन जो है, तो कहीं ना कहीं वो काम में बहुत तेजी आएगी। अब भाई किसी को कुछ पता होगा, किसी के पास कुछ इनपुट होंगे, और सब ये सब क्या अगर जोड़ दिया जाए, बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि मतलब आतंकवादी साजिश कहाँ रची जा रही है और क्या है। तो ये खास करके आतंकवाद वाले मामले को लेकर के है। अब यहाँ पे बता दें, जो आतंकवादियों के लिए ऐसी चीजों के लिए निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि 28 प्रमुख सुरक्षा और कानून प्रवर्तन जो एजेंसियों को एक साथ में कर दिया हुआ है। और सशस्त्र बल हुए, जैसे कि राज्य के पुलिस हुए, इसी तरह आईबी हुआ, इंटेलिजेंस की बहुत सारी जो एजेंसियां हुई, इन सब के बीच रियल टाइम सूचना साझा करने के लिए एक सेंटर घोषित किया है, उद्घाटन किया है इसका उन्नत यानी कि एडवांस्ड मल्टी एजेंसी सेंटर एडवांस मैक। ये क्या बताए, MAC कहते हैं, जैसे इसे क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में है, मैक इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये लागत से कितने करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और अभी जो ये है पहलगाम के हमले को देखते हुए क्या डिसीजन लिया गया है कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखो हर घटनाओं से कुछ ना कुछ सीख की जाती है, सबको मिलती है। जहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत रिकवर करने की कोशिश की जाती है कि भाई इससे सॉल्व हो चुके हैं। जैसे मैंने अब बता दें, कुछ दिन पहले बताया था कि जैसे कि भारत में भारतवाज जो परीक्षण किया गया था, अब क्या करेगा भारतवाज, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। जो ड्रोन अटैक्स बहुत सारे हो रहे हैं अपने भारत में आजकल के मॉडर्न वारफेयर में, तो ड्रोन को किस तरह से मतलब किल करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी डिमांड है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो भारत ने इसको तुरंत ही इलाज कर दिया, मतलब भारतवाज लॉन्च करके। अब यहाँ पर बात करें तो यह इनपुट मिला कि भाई देखो कुछ कुछ संकेत मिल रहे थे कि कुछ कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, कि जैसे क्लियर हो रहा था कि अन्य जगहों से कि हम लोग जो है उसको इंटरलिंक नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आई। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, एक एजेंसी इस देश ने समुद्री की जरूरत पड़ी महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया हुआ है।
तो जैसा कि समुद्री क्षेत्र में हुआ है, महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, या कहो जैसे कि महिलाओं को जो पार्टिसिपेशन होता है उसको बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये है भारत के द्वारा ही शुरू किया गया है। भारत ही ऐसा जैसे चीज कर सकता है। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसा कि सागर में सम्मान है, यह शुरू किया गया है भारत के द्वारा। इंडिया सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम। ये है बात करें रिफोर्सेस कमिटमेंट जैसा कि टू जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी को हम लोग जैसा कि इन्फोर्समेंट करने के लिए कर रहे हैं। ये अपने जो केंद्रीय जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब बता दें, नाविकों की संख्या में पिछले दिनों में देखने को मिला है वृद्धि। अब वृद्धि कितनी है? तो 649% की वृद्धि देखी गई है। मतलब सोचो इंडिया कितना ज्यादा सेफ है। यहाँ पर महिला जो है नाविक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पर परसेंटेज कहना इसमें बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि संख्या बहुत कम थी, तो उसमें अगर कोई वृद्धि होती है, जैसे आपको बता दे कि 12 से 12 हो गई कोई चीज, मतलब कम थी 6 थी उसका 12 हो गया, 2 12 हो गई, तो मतलब ये क्या 600% की वृद्धि हुई इसमें ना। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो संख्या में तो वृद्धि ज्यादा नहीं है ना, मतलब नॉर्मल ही है। तो सिर्फ इसको देख के मत जाइए कि लेकिन सिर्फ ही हम बता दें, क्योंकि भाई इंडिया है, ग्रोथ तो हुई है कहीं ना कहीं, तो ग्रोथ टू ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ हो रही है महिला नाविकों की। तो मैरीटाइम वुमेन जो लीडिंग चेंज इन एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम थी। 18 मई जैसे 18 की बात करें, ये शुरुआत की बात हो रही है, तब से 18 मई की हुई थी। अब ये समुद्री महिला दिवस मनाया जाता है, जैसा कि जो याद रखना है आपको कि इसी दिन के सम्मान में यह आयोजित किया गया है। सागर में सम्मान, ये आपको याद रखना है। किस मंत्रालय को बता रहा है ये अगर पूछा जाएगा तो केंद्रीय जहाजरानी मतलब और बंदरगाह मंत्रालय द्वारा बता देना है आपको। ये इसके द्वारा शुरू की गया है, भारत द्वारा समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साफ यानी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप इस बार जीत लिया है भारत ने। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। यह हो रहा है जैसा कि आपके सामने हम बता दें कि इंडिया बीट्स बांग्लादेश ऑन पेनाल्टीज टू विन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप। इसने जीत लिया है, किसने? भारत ने। तो अक्सर भारत ही जीतता है, जैसा कि इसको अब 9 से 18 मई 2025 को आयोजित किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। आयोजन पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो यह साउथ एशिया का है। इसकी साउथ एशिया की टीमें करती हैं, तो इनके बीच में ही होता है, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया और श्रीलंका हो गया। ये साउथ एशिया वाले देश हैं। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पर भारत जीत रहा है, तो जीत गया जैसा कि। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 17वीं लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस लीमा प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये साथियों हम बता दें, लैंकावी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एयरोस्पेस यानी जिसे लीमा कहते हैं, ये लीमा एग्जीबिशन की बात करें तो ये बहुत फेमस एग्जीबिशन है। जैसे अपने यहाँ होता है ना, जैसे कि एयर शो होता है, अगर एग्जीबिशन की बात करें तो ऐसे यहाँ पर लीमा एग्जीबिशन है, जैसा कि यह भी हाल ही में मलेशिया में आयोजित हुआ है। भारत भी यहाँ पर गया था हिस्सा लेने। देखिए जो एग्जीबिशन हुआ जैसा कि मलेशिया में, तो भारत भी इसमें इंडिया का डिफेंस BSU जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर थिंग्स मतलब जब बात करें तो वह इसमें हिस्सा लेने गई थी। क्यों जा करके देखे तो कि उसमें क्या हुआ, कैसा एयरफोर्स टेक्नोलॉजी है डेवलप कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कौन कौन देश जो है किस किस चीजों पर काम कर रहा है, क्या आने वाले चीजों पर है जो वो फोकस्ड है, या क्या चीजें वो बना रखा है, इन सब का जो शोकेस करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ जब एयरफोर्स मतलब एयर स्पेस होता है तो हम लोग दिखाते हैं कि भाई हम लोगों ने ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, अब लोग ब्रह्मोस बना चुके हैं जैसे हम लोग। तो अब हम लोगों ने क्या किया, पिना मतलब जैसे कि मिसाइल है, सिस्टम बनाया है, हम लोगों ने भाग्यवास्त्र बनाया है। इन सब चीजों को प्रोटोटाइप शोकेस किया जाता है। तो यही ऐसे ही है कि मलेशिया क्या है, अब इससे क्या होता है, इससे मार्केटिंग भी होती है एक प्रकार से ना। जैसे कि हम बता दें, हम लोगों ने फिलीपींस को अभी ब्रह्मोस बेचा है। आगे आने वाले जो दिन होंगे उनमें भी जो भारत है देशों को हम लोग बेचने वाले हैं ब्रह्मोस इस बार का।
इस बार का जो ब्रह्मोस का मतलब है, आप देखो शेयर प्राइसेस बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मोस एयर स्पेस जो है कंपनी का और ब्रह्मोस जो है मिसाइल बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। जब से पाकिस्तान को अच्छे से मतलब जैसे कि लड़ाई करी गई है, लड़ाई हुई है, तो भैया हम लोगों ने ब्रह्मोस से अच्छा एक्सपीरियंस दिखाया अपना अच्छा, तो उससे क्या है सारे देश ब्रह्मोस लेने के लिए मतलब आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार जरूरी होता है। खैर, अगर मलेशिया में अगर बात करते ये होने वाला है जैसा, अब याद रखना है लैग का भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शन। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री है, समुद्री मतलब कि इसमें मैरीटाइम के भी प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे, और एरोस्पेस है तो एरोस्पेस से रिलेटेड भी इसमें प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। अपनी तरफ से संजय सेठ गए हुए हैं जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं, और अब भारत के जो प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। कौन? रक्षा राज्य मंत्री। कहां पर विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया? तो विश्व का जैसा कि पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया गया। जैसे कोई अंग होता है, पार्ट होता है बॉडी का, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, आई का मतलब आंखों का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। ऐसे ही पहला मानव जो मूत्राशय की बात हो रही, मानव मूत्राशय का सक्सेसफुली या ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। यह किया गया है अमेरिका में। अब अमेरिका में किया गया है, आप देख सकते हो कि जैसे कि वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट जो परफॉर्म्ड है येट यूसीएलए, मतलब यूसीएलए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स जो है यूसीएलए, और यह जो है दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इन सबके सर्जन से मिल करके एक 41 वर्ष के जो व्यक्ति था उसका पर्सन का ऑपरेशन किया, जो दुर्लभ मूत्राशय कैंसर के उपचारों के कारण मूत्राशय की कार्य क्षमता को खो चुका था, और उसमें सक्सेसफुली यह ट्रांसप्लांट किया गया है। अब ये हो गया है जैसा कि अमेरिका में, तो अमेरिका के नाम इतिहास विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण करने का हो गया है, क्योंकि इसने इतिहास में ऐसा बना लिया है कि पहला मानव प्रत्यारोपण। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जैसा कि यहाँ की कौन राजधानी है, क्या है कैपिटल? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में किसका किसका हेडक्वार्टर है? IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, अमेरिका की राजधानी तो है ही, यहाँ पर हेडक्वार्टर है इन दोनों का। अब अमेरिका में बात करें तो अमेरिका जो है एक पहला देश बन चुका है WHO से बाहर होने वाला। उसके बाद दूसरा देश बन गया है अर्जेंटीना। अभी तक WHO से बाहर होने वाले 2 देश हैं, अमेरिका और अर्जेंटीना। हे गाइस, साथियों, आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जैसे कि आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कम समय में आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने की जैसे हम प्रयास करते हैं, इस प्रयास को हम आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। लास्ट डे जैसे कि हम बात करें, आपको करंट अफेयर्स की वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस के हैं PDF आपको वहां मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।